Welcome in the online classes, students. This is your botany teacher, Dr. Anam Siddiqui. Before formally starting our botany lecture, you should get to know the importance of botany or how important plants are for our surroundings, for our living. Everything we eat, everything we wear comes from plant, चाहे वो रोटी हो या चावल, और हमारे पहनने वाले कपड़े यानी कि कॉटन, ये तमाम चीज़ें हमें हासिल होती हैं प्लांट्स से। तो बॉटनी की इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है और बहैसियत एक इंसान और बहैसियत एक स्टूडेंट ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सराउंडिंग्स को जानें और जिन चीज़ों से हमारा सर्वाइवल है, जिन चीज़ों की बदौलत हम जिंदा हैं, वो कैसे वजूद में आई हैं, हम उन्हें समझें। जब हम किसी रीजन की खूबसूरती की बात करते हैं तब भी सबसे पहला ख्याल हमें यही आता है कि उस इलाके में कितनी ग्रीनरी है, कितने प्लांट्स हैं। तो इसलिए भी बॉटनी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक बहुत फेमस सेइंग है कि बॉटनी इज़ द साइंस ऑफ ब्यूटी। सो हम पढ़ेंगे बॉटनी में ब्यूटी को और उसकी अहमियत को। बॉटनी का लेक्चर स्टार्ट होता है या कोर्स हमारा स्टार्ट होता है इन योर बायोलॉजी बुक फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट यानी वो चीज़ जो किसी भी शय की हियत को बनाए, उसकी शक्ल को बनाए। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाने वाला सिंगल यूनिट। फंक्शनल यूनिट यानी वो एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसी एंटाइटी है जो कि तमाम के तमाम फंक्शंस बग़ैर किसी और की हेल्प के खुद सरअंजाम दे सकती है। कौन से फंक्शंस? वो फंक्शंस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग डिक्लेयर करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन, फूड प्रोसेसिंग और फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी अपने आप को रिप्रोड्यूस करना। एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है कि सेल एक इंडिपेंडेंट क्रिएचर है। ये बनाते हैं सेल को एक लिविंग, ये तमाम पॉइंट्स बनाते हैं सेल को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने डिस्कवर किया, किसने पहली बार देखा, कितनी टाइप्स के सेल हैं, ये तमाम बातें हम जानेंगे फर्दर अपने लेक्चर्स में। सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामी साइंटिस्ट ने सेल को ऑब्जर्व किया इन द कॉर्क। नाउ व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क इज द आउटर लेयर ऑफ ट्रीज, डेड बार्क। वो छाल जो अक्सर आप दरख्तों के ऊपर से उतरते हुए देखते हैं उसे हम कहते हैं कॉर्क, और ये काम आते हैं लकड़ी के कैप्स बनाने में, वुडन कैप्स बनाने में बॉटल्स के। तो उन्होंने ऐसे ही एक वुडन कैप का थिन स्लाइस लिया और उसे लेंस के अंदर ऑब्जर्व किया। जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखे छोटे छोटे क्यूबिकल्स, एम्प्टी क्यूबिकल्स जो कि आपस में जुड़े हुए थे। इन एम्प्टी क्यूबिकल्स को उन्होंने नाम दिया सेल, क्योंकि सेल का लुग़वी मतलब है हॉलो स्पेसेस। उस वक्त तक ना रॉबर्ट हुक को ना ही किसी और को ये इल्म था कि सेल के अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है ऑर्गेनल्स की। फर्दर लेंसेस की जिन लेंसेस की मदद से उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी वो वजूद में आए डेविड जेनसन और गैलीलियो की हेल्प से। विद द पैसेज ऑफ टाइम सेल को मज़ीद स्टडी किया गया और इन 18th सेंचुरी एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की गई, कि कलेक्टिव थ्योरी पुट फॉरवर्ड की गई बाय 3 साइंटिस्ट, शेल्डन, शॉन एंड विरशॉ। शेल्डन एंड शॉन पुट 3 very basic 2 points that cell is the structural and functional unit of life, and the second point is all the organisms are composed of one or more cell. The third point was cell is a de novo structure. De novo that means कि सेल एक ऐसी एंटाइटी है जो या तो इब्तिदा से मौजूद थी या फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एटम्स के कॉम्बिनेशन से या डिफरेंट ऑर्गेनल्स के आपस में जुड़ जाने से वजूद में आई। ये ख्याल था शेल्डन एंड शॉन का कि ये एक डी नोवो स्ट्रक्चर है, लेकिन इस ख्याल को सपोर्ट नहीं किया विरशॉ ने और बाकी अदर साइंटिस्ट ने। तो विरशॉ ने एक तीसरा पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया कि सेल इज नॉट अ डी नोवो स्ट्रक्चर। सेल कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जितने भी सेल इस दुनिया में आज प्रेजेंट हैं वो वजूद में आए हैं बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो सेल इज नॉट अ डी नोवो स्ट्रक्चर। जब हमने सेल्स को मज़ीद स्टडी किया तो उनके लिए हमें ज़रूरत पेश आई माइक्रोस्कोप्स की।
माइक्रोस्कोप्स दुनिया में 3 टाइप्स की हैं, एक्सरे लाइट माइक्रोस्कोप, एक्सरे माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. As their name indicates, light microscope uses light, visible light, as a source of illumination. That light can be the light of any bulb or can be achieved from sun. X-ray microscope includes X-rays. X-rays are used as a source of illumination, while electron microscope uses electron beams as a source of illumination. And the highest visibility is achieved by electron microscope. These 3 parameters or these 3 factors are very important for the microscope. Magnification, resolution and contrast. Magnification is the thing कि कैपेबिलिटी है माइक्रोस्कोप की कि कितना मैग्नीफाई कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट के साइज को. रेजोल्यूशन का मतलब कि किस हद तक कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश हो सकता है, सेपरेटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से. दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप. कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट मीन्स दैट हाउ विजिबल अ पार्ट ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट आर फ्रॉम अदर पार्ट्स. यानी विद इन अ सेल हाउ मच डिफ्रेंसिएशन कैन यू फील, कैन यू सी when there is contrast, and you can increase or decrease contrast by increasing and decreasing light of the background. So these 3 factors work in the microscope and makes us able to see images. Further, जब माइक्रोस्कोप्स के क्रिएशन से हेल्प आउट हुआ सेल को स्टडी करने में, तो पता चला कि दुनिया में 2 तरीके के बेसिक सेल्स हैं, यूकैरियोट्स and prokaryotes. As their name indicates, word "you" says it is true. What is karyon? Karyon means nucleus. Karyotes means वो ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रू न्यूक्लियस को बियर करते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है. प्रो मीन्स अर्ली, अर्ली या फॉल्स. कैरियोट मीन न्यूक्लियस, यानी कैरियोट मीन वो ऑर्गेनिज्म जो कि कैरियन रखता है, कौन सा, अर्ली कैरियन, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप नहीं है. सो अब ट्रू और अर्ली में फ़र्क क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में? अभी तक तो हमने सिर्फ नाम का मतलब ही जाना है. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि ना ही उनके पास न्यूक्लियस है, ना ही उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ना गोल्जाई बॉडीज़ है, ना और दूसरे ऑर्गेनल्स. तो जो डीएनए मटेरियल है वो सिचुएटेड होता है इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. जो न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, यानी डीएनए मटेरियल जो उनका प्रेजेंट है वो सिंगल फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर नहीं होता. हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होती हैं, यानी हाईली कॉइल्ड डीएनए नहीं होता. 1 or 2 strands of DNA are present, while in the eukaryotes true nucleus is present. True nucleus means proper nucleus with the nuclear membrane, nuclear pore is present, and inside a nucleus chromosomes are present. Along with nucleus there are many other organelles present in the eukaryotes, that is Golgi bodies, endoplasmic reticulum and many other, which you will study in the further lectures. For studying cell, there are 2 basic procedures that are being followed to study the organelles: fractionation and centrifugation. Fractionation is a process in which the material or the cell components are being break down by putting in a homogenizer in an ice cold environment. In a fast speed it is run so that it can be broke down, so particles can be separated. Further, centrifugation is a fast speed spinning. By spinning those broke down material, the high density materials like जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस जिनकी डेंसिटी हाई होती है वो सेटल डाउन कर जाते हैं, और वो ऑर्गेनल जिनका साइज छोटा होता है जैसे कि राइबोसोम्स, वो सतह पर ऊपर सुपरनेटेंट में होते हैं. इस तरीके से हम सेल के मटेरियल्स को सेपरेट कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं. और इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में अक्सर हमें न्यूक्लियस को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम क्रोमोसोम्स को निकाल सकें, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकें. So these are very basic points of our first lecture. Further we will study
in the next lecture. Hope you got all of this. See you in the next lecture, students.